बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक बेगुनाह कैदी का जिक्र करेंगे जिसका पूरा नाम है आसिफ इकबाल तन्हा। आसिफ इकबाल तन्हा को CAA प्रोटेस्ट करने के जुर्म में दहली फसादात के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया और पिछले 1 साल से वो जेल में थे। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा किया है। आइए देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट क्यों सिग्निफिकेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच सिद्धार्थ मिरुदल, अनूप जयराम भंभानी, इन दोनों जज ने आसिफ इकबाल तन्हा को ये जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया है। आप जानते हैं कि 19 मई 2020 को आसिफ इकबाल तन्हा को अरेस्ट किया गया था और आसिफ इकबाल तन्हा को IPC की और UAPA की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस का इल्ज़ाम यह है कि दिल्ली के अंदर जो फसादात हुए पिछले साल फरवरी 2020 में, उस फसादात में आसिफ इकबाल तन्हा मास्टरमाइंड था। पुलिस का इल्ज़ाम है कि इसने CAA के ख़िलाफ़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अंदर और उसके गेट के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, आसिफ इकबाल तन्हा उसको जो है उसको लीड कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट के हवाले से दिल्ली भर में इन्होंने जो है व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुसलमानों के उलमा इकराम को मोबिलाइज़ कर रहे थे और उसमें इस तरह के मैसेज डाले जा रहे थे कि लोगों को फसाद के लिए उकसाया जा रहा था और उस मैसेज के नतीजे में दिल्ली में फसाद फूट पड़ा। पुलिस का इल्ज़ाम है कि आसिफ ने चक्का जाम करने की साजिश की। उसने औरतों और बच्चों को इस प्रोटेस्ट के लिए मोबिलाइज आगे किया ताकि पुलिस औरतों और बच्चों के खिलाफ पावर का इस्तेमाल ना करे। उसने मुस्लिम मोहल्लों में जा कर के मुसलमानों को वर्गलाया और हुकूमत के इस नए कानून के खिलाफ भड़काया। पुलिस का ऐसा इल्ज़ाम है। पुलिस का इल्ज़ाम है कि आसिफ फसाद का जिम्मेदार है और फसाद में मरने वालों का जिम्मेदार भी आसिफ है। पुलिस का कहना है कि समाज के अंदर अशांति फैला करके एक कानून के खिलाफ लोगों को वर्गलाने में आसिफ ने अहम रोल अदा किया है। पुलिस ने आसिफ के खिलाफ कई लोगों के बयानात दफ़ा 164 के तहत कलमबंद किए और अदालत में उसको सबूत के तौर पर पेश किया। पुलिस का ये भी इल्ज़ाम है कि ये जो पूरा मोबिलाइजेशन था या जो प्रोटेस्ट था, इसकी फंडिंग जो है दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो रही थी। पुलिस ने आसिफ के खिलाफ और दीगर गिरफ्तार कैदियों के खिलाफ 19,000 सफ़ात की चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसमें ज़्यादातर व्हाट्सएप के चैट्स और व्हाट्सएप के रिकॉर्ड चार्जशीट के अंदर दाखिल किए गए। सरकारी वकील का कहना है कि CAA जो कानून बनाया है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसकी आड़ में ये मुसलमानों को भड़का रहे थे और फसाद पैदा कर रहे थे। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद अदालत में ये बात आई कि आसिफ का ताल्लुक स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO से है, लेकिन SIO कोई बैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अदालत के सामने ये बात भी आई कि जो कुछ प्रोटेस्ट दिल्ली और अतराफ में चल रहे थे उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां मॉनिटर कर रही थी। पुलिस वहां पर मौजूद थी और ये सब लोग जो है अपने दस्तूरी हक का इस्तेमाल कर रहे थे। आसिफ के खिलाफ चार्जशीट में 740 गवाहों की लिस्ट पेश की गई है। अदालत ने महसूस किया कि अगर इस पेंडेमिक के दौर में और इस लॉकडाउन की कंडीशन में ये 740 गवाहों की गवाही का इंतज़ार किया जाएगा तो इसको कितना वक्त लगेगा ये कहा नहीं जा सकता और इतने लंबे पीरियड तक के आसिफ को जेल में कैद रखना मुनासिब नहीं होगा और अगर इसको इतने लंबे पीरियड तक जेल में कैद रखा जाएगा तो कोई मकसद हासिल नहीं होगा। अदालत ने अपने जजमेंट में ये बात कही है कि जेल में रख करके मुलजिम को अपने दिफा से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत ने सारी बहस सुनने के बाद टाडा, पोटा और मोका और UAPA के तहत बेल के जो प्रोविजंस है और मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बेल के जो प्रोविजंस रखे हैं उस पर बहस करने के बाद ये महसूस किया कि ये बेल का केस बनता है और आसिफ को बेल दी जानी चाहिए। इसलिए चंद शराइत की रोशनी में अदालत ने आसिफ को बेल दे दी, लेकिन हुकूमत ने इस बेल को जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल को नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई। आसिफ आज बाहर है
آزاد ہے۔ آصف عزم اور حوصلے کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ کالے قانون کے خلاف اور غلط قانون کے خلاف جو ہے اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو جو پریسیڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا جو بین لگایا ہے، کیا وہ درست ہے؟ شکریہ۔